जो क्वेश्चन मैं अब ले रहा हूं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे करना है, क्या क्वेश्चन है वो जरा देखिएगा। मेरे पास एक कंटेनर है, एक पात्र है और उस पात्र के अंदर क्लोरीन का अणु तथा क्लोरीन एटम साम्य की अवस्था पर है। इस बंद पात्र में क्लोरीन का मॉलिक्यूल व क्लोरीन का अणु साम्य की अवस्था पर है। अब आपने क्या किया, अब हम जो है ये जो पात्र है, मैं कॉम्पोजिशन पता करना चाह रहा हूं। समझिएगा मेरी बात को कि जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और जो क्लोरीन का एटम है, राइट, मैं इसका कॉम्पोजिशन, जिसको आप कहते हैं संगठन, कॉम्पोजिशन मैं पता करना चाह रहा हूं। समझ लीजिएगा, आप अपनी भाषा में भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। राइट, एक बंद पात्र है और उस बंद पात्र के अंदर क्लोरीन का अणु व क्लोरीन का परमाणु दोनों साम्य की अवस्था में है। अब मैं इसका डिफ्यूजन व इफ्यूजन के कॉन्सेप्ट से इसका मैं संगठन ज्ञात करना चाह रहा हूं, इसका मैं कॉम्पोजिशन ज्ञात करना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, कॉम्पोजिशन मुझे ज्ञात करना है, तो मैंने क्या किया, ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण का जो रेट ऑफ इफ्यूजन है, निसरण की जो दर है, उसको मैंने क्रिप्टन के साथ कंपेयर किया। क्रिप्टन आप जानते हैं, क्रिप्टन भी अपने आप में गैस होती है, Kr, राइट, ये अपने आप में जो आइडियल गैसेस, इनर्ट गैसेस में आती हैं, इनर्ट गैस की कैटेगरी में आती है। अक्रियाशील गैसों में आती है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, बराबर है। ये जो क्रिप्टन है Kr, राइट, इसका जो अणुभार है वो ध्यान रखिएगा, इट इज 84। इसका जो अणुभार होता है दैट इज, या परमाणु भार जो है वो 84 होता है। आपने क्या किया कि जो क्रिप्टन है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको आपने कंपैरिजन किया किसके साथ में, जो साम्य पर जो आपका मिश्रण है उससे आपने कंपैरिजन किया और आपने ये देखा, आपने ये पाया कि जो ये मिश्रण है उसका क्रिप्टन का अणुभार, आपने परमाणु भार लिख लिया होगा, इट इज 84। और आपने ये देखा कि जो ये मिश्रण है वो उसका जो इफ्यूजन की जो दर है दैट इज 1.16 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ क्रिप्टन। जो निसरण की दर है, मतलब ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण की जो निसरण की दर है वो 1.16 गुना है ऑफ दैट ऑफ क्रिप्टन, क्रिप्टन के मुकाबले। क्रिप्टन का परमाणु भार मैंने पहले बता दिया, इट इज 84, राइट। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि कॉम्पोजिशन ज्ञात कीजिए, या आप यह भी बता सकते हैं कि जो वियोजन की कोटि है, जो क्लोरीन का अणु है उसके जो वियोजन की कोटि है वो ज्ञात कीजिए। परसेंटेज डिसोसिएशन या जैसा भी है, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, राइट। मेरे को खास कॉन्सेप्ट देना है, जो तथ्य है वो आपको समझाना है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको कि ये बंद पात्र है, इस बंद पात्र के अंदर क्लोरीन का अणु क्लोरीन के परमाणु के साथ साम्य पर है, राइट। आपको कॉम्पोजिशन ज्ञात करना था, कॉम्पोजिशन ज्ञात करना था तो आपने क्रिप्टन के साथ इसके रेट ऑफ इफ्यूजन को कंपेयर किया और आपने ये देखा कि ये जो साम्य मिश्रण है, इस साम्य मिश्रण का जो निसरण की दर है वो 1.16 गुना है, राइट। अब आपको इसका कॉम्पोजिशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ क्रिप्टन
राइट, सबसे आखिरी में लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसमें आप लिखिएगा सबसे आखिरी में कि समान ताप व दाब की अवस्था में, समान ताप व दाब की अवस्था में आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। राइट, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ क्रिप्टन, इट इज इक्वल टू द परमाणु भार क्रिप्टन का बटे में मिश्रण का एवरेज मोलर मास। आप अच्छी तरीके से एवरेज मोलर मास के कंसेप्ट को जानते हैं। हर बच्चा यहां पर बैठा हुआ जो औसत अणुभार होता है उसके कॉन्सेप्ट को जानता है। औसत अणुभार का कॉन्सेप्ट तब लगाया जाता है जब मिश्रण होता है हमारे पास, जैसे कि यहां पर यह साम्य पर मिश्रण है, उसके अंदर क्लोरीन का भी अणु है और क्लोरीन परमाणु भी है। राइट, अब यहां पर ये जो मान है ये आपको दे रखा है, इट इज 1.16 विच इज इक्वल टू क्रिप्टन का परमाणु भार जो 84 आपको दे रखा है बटे में मिश्रण का अणुभार, एवरेज मोलर मास ऑफ द मिश्रण। राइट, जल्दी से बच्चों एवरेज मोलर मास बताइएगा। जल्दी से बच्चों एवरेज मोलर मास जरा एक अप्रॉक्सीमेटली बताइएगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिएगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर करिएगा। या एक काम करते हैं अपन एक्स ले लेते हैं, चलिए, या अल्फा ले लीजिए, कि जो एवरेज मोलर मास है वो एवरेज मोलर मास हमारे, हाँ फिर से बोलो बेटा, 62.42 62.42 इकाई ध्यान में रखना, ग्राम प्रति मोल के अंदर ये आपने निकाला, ग्राम प्रति 62.42 ग्राम प्रति मोल के अंदर ये आपने कैलकुलेट किया एवरेज मोलर मास। अब बात आगे बढ़ती है, ये आपने एवरेज मोलर मास ज्ञात किया। मान लीजिए कि जो क्लोरीन का अणु है उसका 1 मोल आपने शुरुआत में लिया, उसमें से अल्फा मोल का विघटन करवाया, तो ये आपको 2 अल्फा मोल प्राप्त होंगे। एवरेज मोलर मास बराबर होता है, एवरेज मोलर मास बराबर मिश्रण का भार, मिश्रण का भार बटे में कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या, यह हमारा सूत्र है जो मैं पहले भी आपको दे चुका हूं। अब एवरेज मोलर मास आपने बताया इट इज 62.42, दैट इज इक्वल टू मिश्रण का भार। गौर फरमाइएगा, आपने क्लोरीन के अणु का 1 मोल लिया था और क्लोरीन के अणु का आपने 1 मोल लिया है। राइट, इसका मतलब यह हुआ कि जो, अच्छा, जब कोई अणु या जब कोई यौगिक का विघटन होता है तो भार में, द्रव्यमान में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। राइट, यहां पर क्लोरीन के अणु का आपने 1 मोल लिया था और क्लोरीन के अणु के 1 मोल का जो वजन होता है, जो भार होता है, वो 71 होता है। यहां पर आपने 71 लिख लिया। राइट, डायरेक्टली लिखो, भार में तो कोई परिवर्तन नहीं आना है ना बच्चों, तो भार में जब परिवर्तन नहीं आना है, राइट, तो बेहतर है कि उसको डायरेक्टली रख लिया जाए। दैट इज 71 मैंने लिखा अपॉन कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या हो जाएगी 1 प्लस अल्फा। कुल मोलों की संख्या आपने ज्ञात करी, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, दैट इज 1 माइनस अल्फा। कहां से आया ये? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। यहां से आपको बहुत बढ़िया तरीके से अल्फा का मान ज्ञात हो जाएगा। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। और एक बार अल्फा का मान आपको ज्ञात हो गया तो साम्य की अवस्था पर जल्दी से बच्चों बताएं अल्फा का मान कितना आ रहा है? अल्फा बराबर
सिंपल है, कैलकुलेशन काफी सिंपल है। 0.13 हाँ, फिर से बोलो बेटा। 0.13। चलिए, अल्फा बराबर 0.13। अब ये जो 0.13 आपने निकाला है अल्फा का मान, आपको साम्य पर जो मिश्रण है उसका संगठन ज्ञात करना है, उसका कॉम्पोजिशन ज्ञात करना था। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब हम बोलेंगे परसेंटेज में आपको ज्ञात करना है, प्रतिशत में आपको ज्ञात करना था। इट मींस मैं बोलूंगा क्लोरीन के Cl2 के अणु का साम्य पर प्रतिशत इज इक्वल टू, अल्फा का मान आपने बताया 0.13, क्लोरीन साम्य पर 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस 0.13 करोगे तो यह आ जाएगा 0.87 बटा साम्य पर टोटल मोलों की संख्या, टोटल या कुल मोलों की संख्या 1 प्लस अल्फा थी, अल्फा का मान 0.13 है। इट मींस 1 प्लस 0.13 दैट इज इक्वल टू 1.13, और यहां पर आप 100 से गुणा कर दीजिएगा क्योंकि प्रतिशत में आपको निकालना है। इट मींस 87 अपॉन 1.13, ये आपका उत्तर आ जाएगा कि साम्य पर जो क्लोरीन का अणु है उसका प्रतिशत कितना है। राइट, ये आपने उसका प्रतिशत कैलकुलेट किया। पिछली कक्षा में बच्चों हम लोग निःसरण और विसरण को लेकर बात कर रहे थे, उसी को लेकर हमें कंटिन्यू करना है। मैंने कहा भी था आपसे कि आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, प्रश्नों को लेंगे। अगले मतलब इस वीक के अंदर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और आज ही अगर हो सकेगा तो आज ही हम जो है वास्तविक गैसों पर चले जाएंगे। वास्तविक गैसों की जो अलग अलग जो वैन डर वाल इक्वेशन है और जो उसका ग्राफ है, वक्र है, वो सब हम स्टडी करना शुरू करेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले 3-4 बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स आपको बता रहा हूं। राइट, जल्दी से नोट करिएगा। पहला प्रश्न क्या है, नोट करिएगा। ओजोनीकृत ऑक्सीजन, ओजोनीकृत ऑक्सीजन के विसरण की दर, ओजोनीकृत ऑक्सीजन के विसरण की दर शुद्ध ऑक्सीजन से 0.98 गुना है। 0.98 गुना है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, समान ताप व दाब की अवस्था में, समान ताप व दाब की अवस्था में। राइट, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। दिए हुए ओजोनीकृत ऑक्सीजन के मिश्रण में, दिए हुए ओजोनीकृत ऑक्सीजन के मिश्रण में ओजोन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओजोन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। राइट, आपके पास यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आपके पास यहां पर ओजोनीकृत ऑक्सीजन है, और जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन है इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका
ओजोनीकृत ऑक्सीजन जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें दो घटक हैं, एक तो ओजोन है और दूसरा आपका O2 है। और ये जो मिश्रण था, ओजोन और ऑक्सीजन का ये जो मिश्रण था, इसके मिश्रण का आपने कॉम्पोजिशन पता करने के लिए या भार प्रतिशत आपको ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया, इसका विसरण करवाया और आपने इसको ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन से कंपेयर किया और आपने ये देखा कि ये जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन है इसकी जो दर है वो 0.98 है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन के मुकाबले। आपसे यह पूछा जा रहा है कि भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा रेट ऑफ ओजोनीकृत ऑक्सीजन अपॉन द रेट ऑफ शुद्ध ऑक्सीजन इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन द मोलर मास ऑफ द ऑक्सीकृत ओजोन। राइट, ओजोनीकृत ऑक्सीजन, ये जो O मैंने बनाया है ये ओजोनीकृत ऑक्सीजन का सिंबल है। अब ये जो आपको मान है ये 0.98 रखोगे, क्यों? क्योंकि जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन है उस ओजोनीकृत ऑक्सीजन की जो दर है, विसरण की जो दर है वो 0.98 गुना है एज कंपेयर टू शुद्ध ऑक्सीजन। इसका मतलब यहां पर मैं लिखूंगा रेट ऑफ O, ये लिखूंगा 0.98 of the rate of oxygen upon the rate of oxygen, it is equal to the molar mass of ozone upon the molar mass of oxygen upon ozone। मतलब ओजोनीकृत, यहां पर इसको O बना लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। राइट, यहां पर ये R से ये कैंसल आउट हो जाएगा। इट मींस मैं बोलूंगा 0.98 बराबर 32 अपॉन मोलर मास ऑफ ओजोनीकृत ऑक्सीजन। राइट, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे और दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने के पश्चात आपको मोलर मास ओजोनीकृत ऑक्सीजन का प्राप्त हो जाएगा, जो आएगा 13.33। ये 13.33, ये डाउटफुल केस लग रहा है थोड़ा सा। राइट, जरा चेक करिएगा, इसका जो आपको प्राप्त होना चाहिए मोलर मास ऑफ ओजोनीकृत ऑक्सीजन 33.3 कर लीजिए, 33.3 ग्राम प्रति मोल, ये आपको प्राप्त होगा। मोलर मास या जो अणुभार है, ओजोनीकृत जो ऑक्सीजन है, उस ओजोनीकृत ऑक्सीजन का जो अणुभार है वो 33.3 ग्राम प्रति मोल आपको प्राप्त हो जाएगा। राइट, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये इतना ही आना चाहिए, क्योंकि स्क्वेयरिंग करेंगे तो 32 बटा ये मान और कम हो जाएगा, क्योंकि 0 है, तकरीबन 33.3 आपको प्राप्त हो जाएगा। 33.33 आपको मिल जाना चाहिए। राइट राइट राइट। अब यहां पर ये जो आपको प्राप्त हुआ है मोलर मास ऑफ ओजोनीकृत ऑक्सीजन, अब मैं क्या करूंगा, ये तो आपने अणुभार, मोलर अणुभार आपने ज्ञात किया, जो आपका मिश्रण है उस मिश्रण का आपने मोलर अणुभार आपने ज्ञात किया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर दो कंपोनेंट है, ये जो मेरा मिश्रण है, इस मिश्रण के अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, इसके दो घटक हैं। जो मिश्रण है मेरे पास उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक है ऑक्सीजन और दूसरा ओजोन। अब मान लो आपने ऐसे कई क्वेश्चन पहले भी किए हैं, राइट, इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। मान लीजिए कि जो मिश्रण है वो मिश्रण का 1 मोल है तो अगर आप 1 मोल मिश्रण मानकर चलते हो, 1 मोल आपने माना है, और मान लो ऑक्सीजन अगर n मोल है तो ये हमारे पास 1 - n मोल हो जाएगा। ये मिश्रण का अणुभार आपने ज्ञात किया है,
ये आपने मिश्रण का अणुभार ज्ञात किया है 33.3, मतलब मैं बोलूंगा 33.3 इज इक्वल टू ऑक्सीजन का 32 होता है, आपको ध्यान आ रहा होगा। औसत अणुभार बराबर मिश्रण का भार बटे में कुल मोलों की संख्या। यहां पर बैठे हुए बच्चों को ध्यान आ गया होगा, यह सूत्र मैं पहले भी दे चुका हूं, जिसको अभी भी नहीं पता है वो ध्यान में रखिए अब कि औसत अणुभार बराबर मिश्रण का भार अपॉन कुल मोलों की संख्या। तो मिश्रण का भार, मिश्रण में दो घटक हैं, ऑक्सीजन और ओजोन, तो ऑक्सीजन का जो भार मिलेगा वो 32N मिलेगा, ओजोन का 48 1 - N बटे में कुल मोलों की संख्या 1 है, यहां पर लिख लिया आपने 1। इट मीन्स मैं बोलूंगा 33.3 इज इक्वल टू -16N + 48। इट मीन 16N बराबर 48 - 33.3, यहां से आपको N का मान प्राप्त हो जाएगा। ये जो N का मान प्राप्त हो जाएगा, यहां से जरा बताएंगे N का मान कितना मिल रहा है? N का मान काफी ज्यादा आएगा, 1 के काफी करीब आना चाहिए, 1 के काफी करीब आना चाहिए, 0.9175 आएगा। चेक कर लीजिएगा जो N है, और क्योंकि मोल है, शुरू से मैं कहता हूं मोल की कोई इकाई नहीं होती है, ये अपने आप में एक नंबर है, राइट। तो N इज इक्वल टू 0.9175। ये आपने N निकाला, N मतलब ऑक्सीजन के मोलों की संख्या आपने ज्ञात करी। इट मीन्स ओजोन के मोलों की संख्या मिश्रण में 1 - 0.9175। यहां से ओजोन के मोलों की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी, राइट। और ओजोन के मोलों की संख्या मान लीजिए कि ये आपको मिलती है अल्फा, गुणित कर लीजिएगा 48, तो ये आपको ओजोन का भार पता चल जाएगा। मास ऑफ ओजोन बराबर अल्फा, मतलब इसको हल करने के बाद आपको अल्फा प्राप्त हुआ था, मान लो अल्फा गुणित 48 करेंगे तो ये आपको ओजोन का भार पता चल चुका है। बट आपसे भार प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो भार प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। इट मींस मैं बोलूंगा ओजोन का भार प्रतिशत बराबर मास ऑफ ओजोन बटा कुल मास आपने निकाला था 33.3 गुणित 100 कर लीजिएगा, राइट। यहां से आप मास ऑफ ओजोन पता चल चुका था, राइट, उसको वहां पर पुट कर लीजिएगा, ये वाले सूत्र के अंदर आप पुट कर लीजिएगा, राइट। तकरीबन आपका मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आपको 11.88% मिलना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 11.88% मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ज्यादा अच्छा होगा। कैलकुलेशन पर बच्चों खास ध्यान दिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से भी कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, राइट। इसीलिए कैलकुलेशन एकदम बढ़िया तरीके से होनी चाहिए।